नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो अपनी हॉर्टिकल्चर है उसकी बात कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर का जो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर कोर्स है उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। और सेमेस्टर में हमने 2 क्लासें पहले कवर कर ली है। जैसे मुख्य रूप से हमने बात की थी जो हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन है, उसके साथ में जो ब्रांचेज है, उसके स्कोप है, उनकी बातें की थी। और दूसरा जो हमारा था वो क्लासिफिकेशन था, जिसमें हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है जिसमें मुख्य रूप से फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती है और अपनी स्पाइसेज आती है और फ्लावर आते हैं। इन सभी की हमने बातें कर ली थी। इनके क्लासिफिकेशन यानी कि ऋतु के आधार पर बांटा गया है, टेम्परेचर के आधार पर, सैलिनिटी के आधार पर, इसके अलावा जो उनका फ्रूट प्रकार है, फ्रूट का टाइप है, उसके आधार पर इन सभी की हमने बातें कर ली थी। आज हम बात करेंगे, हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनके लिए किस प्रकार की जो सोइल है उसकी रिक्वायरमेंट है, और साथ में जो किस प्रकार की क्लाइमेट है, मुख्य रूप से किस प्रकार की क्लाइमेट है उसकी हम बातें करने वाले हैं। तो ये हमारा जो है मुख्य टॉपिक रहेगा, सोइल और क्लाइमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स से संबंधित जो सोइल है उसकी बात करेंगे और उससे संबंधित जो क्लाइमेट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, सोइल की बात करें तो सोइल में हम ये बातें करेंगे कि किस प्रकार की सोइल किस प्रकार के फ्रूट्स के लिए जरूरी है या किस प्रकार के फ्रूट्स वहां पे लगते हैं। तो पहले बात तो हमें सोइल के बारे में कुछ पता होना चाहिए। सोइल यानी कि मृदा है, यानी कि मिट्टी है, उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो मृदा की बातें हम करेंगे तब इसके पहले प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि मिट्टी के कौन कौन से टाइप होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी मिट्टी है जो किस प्रकार के वृक्षों के लिए या किस प्रकार की हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए सुटेबल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जो मिट्टी का प्रकार हम जानते हैं वो होता है हमारा एलुवियल सॉइल। ठीक है, जिसको हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। अब ये जो मिट्टियां होती है इसके बारे में हम कुछ बातें देख लेते हैं। जो जलोढ़ मृदा होती है वो मुख्य रूप से ऐसी मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो छोटे छोटे कण हैं उनके जमने से, उनके जमाव हो जाने की वजह से निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी के कण है वो बहाकर लाए जाते हैं, उनको एक जगह डिपोजिट यानी कि आकर जो है रख दिया जाता है। यानी कि जब नदियां जा रही होती है तो मिट्टी क्या हो जाती है, बीच में ठहर जाती है जब बहाव कम होता है, तो ठीक है वो जमा हो जाती है और इस प्रकार की मिट्टियों को हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, इन मिट्टियों की खास बात यह है कि इसमें एक तो पोटास की प्रचुर मात्रा होती है, इसके अलावा जो अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनकी अच्छी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ये फर्टिलिटी के रूप में सही मृदाएं हैं, यानी कि अच्छी मृदाएं हैं। दूसरी बात, जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, अब सिंपल सी बात है दोस्तों, ये मिट्टियां कहां से बन रही है, कैसे बन रही है, इनका मुख्य जो कारण है वो होता है इनके बनने का, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो मिट्टियां हैं वो जल के द्वारा बहाकर लाए गए जो अवशेष हैं उनसे बनती है। ठीक है, अब ये जल के द्वारा कहां से आ रही है, पहाड़ों से आ रही है, और पहाड़ों में क्या होते हैं, मुख्य रूप से रॉक्स होती है। रॉक्स टूटकर छोटे छोटे भागों में लुढ़कती हुई आती है और वो आकर जमा हो जाती है। तो चट्टानें होती है, उनमें कार्बनिक पदार्थ नहीं पाया जाता है। चट्टानों में क्या नहीं होता है, कार्बनिक पदार्थ नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिक मैटर की इस मिट्टी में क्या होगी, कमी देखने को मिलेगी। ऑर्गेनिक मैटर की क्या होगी, कमी होगी। इसके अलावा आगे हम बात करें तो जो नाइट्रोजन है उसकी भी हल्की फुल्की आपको कमी देखने को मिलेगी, किसमें, इस प्रकार की मिट्टियों में। तो इसके हिसाब से जो जलोढ़ मृदा है वो जो अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनके लिए सुटेबल है। अलग अलग जो क्रॉप्स है जैसे आम हुआ, इसके अलावा जो जामुन है, इसके अलावा जो आपको देखने को मिलता है अमरूद है, ये ऐसे फल हैं जिनके लिए ये सुटेबल है। आगे बात करते हैं, दूसरा जो प्रकार है उसमें आपने काली मृदा सुना होगा, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में इस प्रकार का नेचर होता है, काली मिट्टी क्या करती है, पानी को अधिक टाइम तक होल्ड रखती है। इसमें जो कले के कण होते हैं, कले यानी सबसे छोटी वाली जो मृतिका के कण होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो ये पानी को अधिक टाइम तक होल्ड रख पाती है, यानी कि इकट्ठा रख पाती है, पानी को पकड़ के रखती है, तो पौधों को अच्छे से पानी प्राप्त होता है। तो काली मिट्टी में इस प्रकार के हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स या पौधे लगाए जाते हैं जिनको अधिक पानी की जरूरत होती है।
ठीक है। तो उस हिसाब से उस मिट्टी में जो अधिक पानी को चाहने वाली जो फसलें हैं वो लगाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे एक मिट्टी होती है लेटेराइट। लेटेराइट ये मिट्टी पहाड़ों की मिट्टी है, यानी कि पहाड़ों पर मुख्य रूप से पाई जाती है, या मान लो पहाड़ों के आसपास की जगह पर देखने को मिलती है। ये हाईली वेदर्ड होती है। इसकी जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरता होती है, वो कम होती है। उर्वरता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो इस मिट्टी में इस प्रकार के फल लगाए जाते हैं, या मान लो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाई जाती है जिनको कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, या मान लो जिनको कम उर्वरता में भी वो क्या कर जाती है, सर्वाइव कर जाती है। उस प्रकार की जो है क्रॉप्स उगाई जाती है। आगे बात करते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा मिट्टी का ही जो तीसरा प्रकार है वो देखने को मिलेगा, और वो है आपकी एरिड सोइल, या हम बोल सकते हैं मरुस्थलीय मृदाएं। क्या बोलेंगे? मरुस्थलीय मृदाएं या मृदा। अब देखो सिंपल सी बात है, मरुस्थल की मृदा है तो कणों का आकार तो बड़ा होगा, यानी कि सेंड की मात्रा ज्यादा होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, पानी को धारण करने की क्षमता कम होगी। इसके साथ में ही इसमें न्यूट्रिएंट्स की भी आपको कमी देखने को मिलेगी, पोषक तत्वों की कमी होगी, और यहाँ पर वो वाले वृक्ष उगाए जाएंगे जिनको पानी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे हम जानते हैं यहाँ पर खजूर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? खजूर। इसके अलावा बेर देखने को मिलता है। ये चीजें हम पहले से ही जानते हैं कि खजूर, बेर ये चीजें हैं जो कहां पर मरुस्थलीय मिट्टियों में देखने को मिलती है। इसके अलावा खेजड़ी हो सकती है, या मान लो इसके अलावा कुछ जो बबूल है, ये आपको कहां पे देख कैक्टस के रूप में जो एलोवेरा है वो, क्योंकि एलोवेरा हमारी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स है। ठीक है, तो वो देखने को मिलता है, ग्वार पटार ये इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की मिट्टी है, ये मुख्य मिट्टियां हैं। इसके अलावा कुछ माइनर मिट्टियां भी होती है, ऐसी मिट्टियां जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, या और कोई मिट्टियां जो कम मात्रा में, जैसे साल्ट अफेक्टेड मिट्टी होती है, यानी कि लवणीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टी में ऐसी क्रॉप्स लगाते हैं जो लवण को सहनशील हो, यानी कि लवणों के, जैसे पालक लवण सहनशील फसल है। तो इस प्रकार की चीजें, जैसी मिट्टी वैसा ही नेचर की हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाते हैं, उन्हीं की हम बात करने वाले हैं। क्लाइमेट के बारे में बात करें तो क्लाइमेट में हमने सीधी सीधी सारी चीजें डिस्कस कर ली है। जैसे हमने क्लाइमेट के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा था। ऐसी क्रॉप्स जो कि ठंडी जलवायु में उगाई जाती है, जैसे सेब हो गया, ठीक है, ये ठंडी, तो उनको हम शीतोष्ण जलवायु के लिए रखते हैं, यानी कि शीतोष्ण जलवायु की फसलें हो जाती है। इसके बाद में दूसरी जलवायु आती है जो सब ट्रॉपिकल बोलते हैं हम इसको, यानी कि ऐसी फसलें जहां पर अधिक जो मतलब कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि नमी कम होती है। वहां पर जो मरुस्थलीय क्लाइमेट है वो कैसी होती है? सब ट्रॉपिकल होती है। इसमें खजूर, बेर ये सब आ जाएंगे। और तीसरी जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलती है हमें ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमको यानी कि टेम्परेचर एवरेज देखने को मिलता है, और वहां पर पानी की अधिकता होती है, नमी ज्यादा होती है, किसमें? एटमोस्फियर में। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हमें आम, इसके अलावा नारियल, इसके अलावा जामुन, ये चीजें हमें सब वो ट्रॉपिकल में देखने को मिलती है। इसको हम जो पहले को हिंदी में शीतोष्ण, इसके अलावा जो उष्ण और उपोष्ण ये चीजें देखने को मिलती है। उष्ण जलवायु का पौधा होता है कौन सा? हमारा आम। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हम आप डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं की बातें करेंगे एक तरफ से। पहले तो मिट्टी के बारे में थोड़ा सी हम जानते हैं। मिट्टी में क्या होता है? ये मिट्टी सतह की ऊपर वाली एक ल्यूज लेयर होती है। मिट्टी क्या होती है? पृथ्वी के ऊपर वाली जो सतह है, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर जो ये सतह पाई जाती है ल्यूज, यानी कि जैसे हम मिट्टी को मान लो उठाना चाहे तो ये आसानी से उठ जाती है। इसका मतलब ये कैसी है? ल्यूज लेयर है। तो ल्यूज है, इसके साथ में इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मिनरल होते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, अभ्रक, जो कैल्साइट, ये क्या करवाते हैं? जिप्सम, ये पौधों को न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं होती है। हवा, जल और बर्फ मुख्य भौतिक विघटनकारी तत्व होते हैं, यानी कि इनमें पाए जाते हैं। ऑक्सीकरण, अपचयन, इनकी प्रक्रियाएं होती है। ये बेसिक बातें हैं जो हम सोइल के बारे में अच्छे से जानते हैं, या जब हम सोइल का जो कोर्स हमने चला रखा है सोइल वाला, उसमें भी इनकी हम डिस्कशन करते है। ठीक है, तो पहले तो बेसिक बातें सारी लिखनी है। अब स्टार्ट होती है हमारी अलग अलग सोइल और उनसे संबंधित जो गुण है और उनसे संबंधित जो फसलें हैं उनकी बात करते हैं। तो मृदा बरसात में नदियों के पूर्ण बहाव के साथ उसके द्वारा लाई गई जो गाद है, गाद का मतलब जो सिल्ट है, जो साथ बहकर आता है, वो जमा हो जाता है, इसी से इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये बहुत ही घनी जलोढ़ मृदा निर्माण करती है।
ठीक है। मृदाएं जैविक पदार्थ में निर्बल यानी कि कम होता है, इनमें जैविक पदार्थ तो कम होता है, और पोटेशियम और चूने में धनी होती है, धनी का मतलब अधिकता होती है। तो पोटेशियम और चूना, तो इनमें चूने का मतलब हो गया कैल्शियम, कैल्शियम और पोटेशियम या मान लो मैग्नीशियम इनमें अधिक पाया जाता है। और ये क्या होती है, पोटेशियम, ये जो नाइट्रोजन और इसके अलावा जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये उदासीन से लेकर हल्की सारीय होती है, ठीक है। उदासीन से इनका जो पीएच होता है वो उदासीन से लेकर हल्का सारीय होता है। पीएच कैसा होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि लगभग 6 से लेकर हल्का सारीय का मतलब हो गया 7.5 तक, 6 से लेकर 7.5 तक क्या होती है, पीएच मान होता है। अब देखो कौन कौन सी फसलें, अमरूद, कटहल, जामुन और किन्नी, ये किस में उगाई जाती है, ये जलोढ़ मृदाओं में उगाई जाने वाली फसलें होती है, ठीक है। तो ये पहली आपकी जो मृदा है वो इन फसलों के लिए जलोढ़ मृदा आपको जरूरी है वो ही उगानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं तराई मृदा की। तराई मृदा क्या होती है, ये मुख्य रूप से आपको पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, ठीक है। इनका जो जल संस्तर है वो ऊंचा होता है। जल संस्तर का मतलब इसमें पानी की अधिकता होती है, आपको गहराई में पानी नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इसमें आम, लीची, संतरा, सहतूत आदि उगाए जाते हैं, आदि फसलें इसमें उगाई जाती है। आगे बात करें तो शुष्क मृदा, शुष्क मृदाओं में सीधी सी बात है ये राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पंजाब, गुजरात इनमें पाई जाती है। इनमें मुख्य रूप से कांटेदार झाड़ियां ये दिखाई देती है। साथ में हम ये मानते हैं कि इनमें चलायमान टीबा, टीबा का मतलब होता है जो सैंड ड्यून्स होते हैं, यानी कि जो टीले होते हैं वो उड़ उड़ गए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है, वहां पर आते जाते रहते हैं, ठीक है। इन मृदाओं को घुलनशील लवण पाए जाते हैं, इनमें अधिक मात्रा में लवण होते हैं। पीएच मान 8 से लेकर 8.5 के मध्य होता है। मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कम होगी। बेर, खजूर, आंवला, केर, गेंदा, फालसा, खिजड़ी ये कहाँ देखने को मिलेगी, हमें शुष्क जलवायु में देखने को मिलती है। और हम जानते भी हैं कि राजस्थान के आदमी हैं तो बेर, खजूर, आंवला इनको हम देखते भी आसपास में हमारे खूब मिलते हैं। तो हमारी मिट्टी उसी प्रकार की है। तो इसी प्रकार के इसमें क्या, जब हम मारवाड़ की तरफ जाते हैं तो वहां पर अधिक मात्रा में हमें खिजड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें जलवायु के आधार पर आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी में हम ये जानते हैं कि ये मिट्टी महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मिलती है। मिट्टी का गठन भारी व चिकनी होता है। चिकनी का मतलब हो गया इसमें कले ज्यादा होता है, यानी कि जो सबसे छोटे कण है मिट्टी में पाए जाने वाले मृत्तिका के कण वो ज्यादा पाए जाते हैं। और ये सारी उदासीन नेचर की होती है। 7.2 से लेकर 9 के मध्य का इसका पीएच मान होता है। नत्रजन व जैविक पदार्थ इसमें कम मात्रा में, जैविक पदार्थ इसमें भी कम होता है। और नत्रजन, नत्रजन का मतलब हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा भी इसमें कम होती है। इसमें हम क्या क्या उगा सकते हैं, नींबू वर्गीय फल, केला, चीकू और आम इसको अच्छी तरह से उगा सकते हैं। आगे बात करें जो लाल मिट्टी है उसकी बात करते हैं। लोहा ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी लाल दिखाई देती है। दक्कन पठार तटीय पट्टी को छोड़कर लाल मिट्टी देश के सभी राज्यों में पाई जाती है। ये मृदाएं पोषक तत्वों में कमजोर होती है। मृदा की गहराई उथली होती है, इसमें चिकनी मिट्टी का अंश बहुत कम होता है। इससे इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। इस हिसाब से मृदाएं लाल मृदाएं, यानी कि मुख्य रूप से इसमें आपको नारियल, सुपारी, काली मिर्च ये देखने को मिलती है। बाकी इसमें लोहा, लाल मिट्टी होती ही इसलिए लाल है क्योंकि इसमें आयरन उपस्थित होता है। आयरन के कारण ही वो लाल होती है, ताकि इनकी उर्वरता थोड़ी कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इनकी कम होती है। इसके अलावा लेटेराइट मृदाएं भी इसी प्रकार की मृदाएं होती है। इनमें भी आयरन की मात्रा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। कंकड़ पत्थर युक्त, पोर स्पेस युक्त होती है। जैविक पदार्थ और पोषक तत्वों के कमजोर होंगे, यानी कि फर्टिलिटी इनकी कम होगी। इनमें एल्युमिनियम और ऑक्साइड के क्या, आयरन के ऑक्साइड देखने को मिलेंगे। और मुख्य रूप से आपको इसमें चाय, कॉफी, रबर, काजू ये देखने को मिलेंगे। दलदल मिट्टी की बात करें तो ये ऐसी मिट्टी है जिसमें पानी बढ़ जाता है और पानी बढ़ने के बाद में वो क्या हो जाता है, पानी वहीं पे ठहर जाता है, तो उसके कारण दलदल बन जाता है, ठीक है। यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। मृदा का स्वभाव अम्लीय होता है। मृदा का पीएच मान 3.5 से के लगभग होता है। मृदा की अम्लीयता अवायवीय दिशा में अधिक जैविक पदार्थों में विघटन से बनते सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, धीरे धीरे इसके पीएच मान को कम कर देता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक तरह का एसिड होता है और एसिड पीएच मान को कम करते हैं। आगे बात करते हैं हम। सर मेरी आज पहली क्लास है तो बताओ कि मैं नोट्स लिखूं या फिर पीडीएफ मिलेगी। देखो बच्चे, यानी कि पीडीएफ तो आपको मिलेगी। आपका नाम क्या है, कुलदीप। कुलदीप, पीडीएफ तो आपको मिलेगी, लेकिन ये पीडीएफ है ना आपको सिर्फ ऐप पे दिखाई देगी। आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो, इसके अलावा आप इसको प्रिंट भी नहीं करवा सकते हो। तो यदि आप इसको देखकर
बाद में आराम से अपने खुद के नोट्स बनाना। नोट्स आपके जो पूरी मतलब जब आप 4th ईयर तक पढ़ोगे, ठीक है, वहां तक आपके काम में आएंगे। आज वाली जो आपने हॉर्टिकल्चर की नोट्स बना लिए, ये आपके हमेशा काम में आएंगे। चाहे आप 4th ईयर के बाद में कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो, प्री पीजी का देते हो, या मान लो सेमेस्टर का कोई भी एग्जाम देते हो, उन सब में आपके नोट्स काम में आएंगे। इसलिए आप अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शॉर्ट में नोट्स बनाओ ताकि आपका टाइम भी बचे, और जब आप सेमेस्टर के एग्जाम आए उस टाइम पे आप रिवीजन करो, तब आपको अच्छे से क्या रहे, जल्दी से रिवीजन भी कर पाओ। क्योंकि इधर उधर एक एक टॉपिक के आप पीडीएफ ढूंढते फिरोगे, ऐप पे इधर उधर जाते फिरोगे, तो आप डिस्टर्ब होगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, सही ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सबको नोट्स बनाने हैं और स्वीट और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है सारी चीजें इसमें दी हुई है वो सारी चीजें लिखनी है, ऐसा नहीं है। सीधे सीधे नोट्स बनाने हैं स्वीट में, यानी कि पीएच मान लिख लेना है, इसके अलावा इसमें क्या क्या विशेषताएं है वो लिख लेनी है, और कौन कौन सी फसलें हम उगा रहे हैं ये बातें लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी है, ठीक है। तो सारी बातें नहीं लिखेंगे, पीडीएफ में जो मिलेगी वो हम ये कहेंगे कि इंपॉर्टेंट चीजें लिखो और उदाहरण वाली चीजें लिख लो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कुलदीप, बात समझ में आ गई। नोट्स बनाने हैं आपको और सभी को बनाने हैं। मेरा कहना तो यही है कि आप अभी से अच्छे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो अच्छी कवर होती रहे साथ में, और बाद में आपको इधर उधर नहीं भागना पड़े। भाई अलग अलग पीडीएफ खोलते रहोगे, एक एक टॉपिक को पढ़ते रहोगे, उसमें ज्यादा टाइम खराब होगा। आप सीधा और स्वीट अपनी किताब, और जनरली हम ये भी देखते हैं कि जब हम फोन से पीडीएफ पढ़ते हैं तब हम ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मान लो कोई मैसेज आ गया, उस पर ध्यान चला गया, या फोन आ गया, उस पर ध्यान चला गया, तो हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, यानी कि हमारी कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है, हम निरंतरता नहीं रख पाते हैं। इसलिए निरंतरता रखने के लिए, अपनी स्टडी को सही और सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए आप खुद के नोट्स बनाओ, और खुद का लिखा हुआ हमें जल्दी याद होता है, जल्दी समझ में आता है, तो वो चीजें भी आपके लिए लाभदायक है। सर फिर पीडीएफ मिलेगी वो अलग होगी क्या? ऐसे ये ही तो पीडीएफ में डालेगी ना सर? हाँ, पीडीएफ यही रहेगी, अलग नहीं रहेगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही पीडीएफ मिलेगी आपको, ऐप में मिलेगी, लेकिन इसमें आपको पूरा नहीं लिखना है, आपके नोट्स में शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। इसमें डिटेल में खूब दी हुई है चीजें, इसको आप एक बार पढ़ लेना ताकि आपको ये रहे कि हाँ क्या क्या चीजें थी। लेकिन नोट्स बनाओ तब आप शॉर्ट में लिखना, सारी चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ भाई कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो जो अदर चीजें दी हुई है, एक्स्ट्रा चीजें हैं, उनके बारे में मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको वो नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं, और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी पीडीएफ आपको यही मिलेगी, दूसरी वाली पीडीएफ नहीं मिलेगी। तो बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त मृदा इस प्रकार से लक्षण होते हैं, यानी कि जब हम बागवानी फसलें लगाते हैं तब क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे, किस प्रकार से मृदा को सिलेक्ट करेंगे, उन्हीं की बातें करेंगे। उर्वर और जल निकास युक्त, यानी कि ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसकी उर्वरता ज्यादा हो, ठीक है, उसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, और साथ में जल निकास युक्त। जल निकास युक्त का मतलब है आसानी से जल जो है ड्रेनेज हो जाए, पानी बाहर निकल जाए, इकट्ठा ना रहे, ठीक है, उस प्रकार की मिट्टी। मृदा पर्याप्त गहरी और विशेषकर फल वृक्षों के लिए उपयुक्त होती है, गहराई होनी चाहिए उसमें, ठीक है। भूजल स्तर जमीन के लगभग 4 मीटर गहरा होना चाहिए। भूजल स्तर क्या होता है, जब हम नॉर्मली देखते हैं कि मान लो यहाँ पर मिट्टी है और नीचे क्या होता है, पानी के जो स्टोर होते हैं, रिजर्वियर होते हैं, जो चट्टानों में पानी क्या होता है, स्टोर रहता है, तो ये ज्यादा गहराई में नहीं होना चाहिए। लगभग 4 मीटर के नीचे हमें पानी मिलना प्रारंभ हो जाए, पानी मिलता हुआ दिखाई दे जाए, ठीक है। राजस्थान में नॉर्मली 4 मीटर तक नहीं मिलता है, बहुत गहराई तक पानी मिलता है, लेकिन जहां पर पानी के अच्छे सोर्स है, पानी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। ये पोषक तत्व पानी को रोकने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। और मृदा का पीएच मान उदासीन होना चाहिए। मृदा लगभग किसके, उदासीन पीएच मान 7 के लगभग होनी चाहिए। उच्च भूजल, उच्च लवणता स्तर और भूमि के नीचे स्तर कठोर परत मुक्त होनी चाहिए, यानी कि ना ही तो उसमें उच्च भूजल होना चाहिए, ज्यादा पानी की मात्रा भी नहीं होनी चाहिए, उच्च लवण भी नहीं होने चाहिए, लवणों का मतलब हो गया नमक, एक तरह का साल्ट नहीं होना चाहिए, और उसके नीचे एक कठोर परत नहीं होनी चाहिए गहराई में, क्योंकि जब मान लो आप वृक्ष लगाओगे तो गहराई तक जाएगी जड़ें, और गहराई तक जाएगी तो उतने ही न्यूट्रिएंट ले पाएगी, और यदि नीचे कठोर परत रहेगी तो जड़ें हैं गहराई तक नहीं पहुंच पाएगी। ये चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट में जैसे हमने कल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जब हम वृक्षों का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तब हम सीधा सीधा ये कह रहे थे कि हमें चीजें क्या देखने को मिलती है, 3 ही प्रकार की क्लाइमेट देखने को मिलती है। एक शीतोष्ण क्लाइमेट होती है, यानी कि शीत ऋतु वाली,
ठीक है। इसमें हम ये कहते हैं कि विंटर वाली सीजन की है, यानी कि पानी जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, ठीक है। और टेम्परेचर कम होता है तो इसमें मुख्य रूप से आपको सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, अखरोट, खुबानी, सब्जियों में आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, जड़ गोभी, मटर, सेम, सेलरी, इसके अलावा लेट्यूस, ये मशरूम, ये देखने को मिलती है। ये हम फसलें उगाते हैं, ठंडी जलवायु की फसलें हैं, ठीक है। इनको टेम्परेचर की कम जरूरत पड़ती है। दूसरी है जो ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इस जलवायु में सर्दी और गर्मी में बहुत अधिक अंतर नहीं रहता है। ट्रॉपिकल में आपको सर्दी और गर्मी में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वहां के इलाकों की है, ये क्लाइमेट वहां देखने को मिलती है जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं वहां पे, ठीक है। तो वहां पे आपको नमी भी ज्यादा देखने को मिलेगी और टेम्परेचर में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं इस जलवायु में सर्दी व गर्मी में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। गर्म व ग्रीष्म मध्यम क्या होती है, रात का टेम्परेचर भी कम होता है, ज्यादा नहीं, उतार चढ़ाव नहीं होता है, और 22 से लेकर 27 डिग्री तक क्या होता है, टेम्परेचर एवरेज में रहता है। सूर्य की उष्मा अधिक उपभोग वाष्पोत्सर्जन एवं वर्षा की उत्पत्ति में होती है। वर्षा बनाने में टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है। बाकी समुद्र के तटीय इलाके इसमें आते हैं, ये सारी चीजें हैं। उदाहरण में आम, केला, पपीता, अनानास, काजू काफी उदाहरण है, सब्जियों के भी है और फलों के भी है। इसके साथ में ये चमेली और ग्लेडियोलस, ये क्या है, फूल है, तो ये भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तीसरी जो हमारी है सब ट्रॉपिकल, जो कि राजस्थान की क्लाइमेट मानी जाती है, एक तरह से उष्ण और शुष्क जलवायु। कैसी है, उष्ण और शुष्क जलवायु, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा सर्दियों का और इसके अलावा जो गर्मियों का टेम्परेचर है उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। नॉर्मली हम देखते भी हैं राजस्थान में कि सर्दियों में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और गर्मियों में टेम्परेचर 45 तक चला जाता है, 45 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो ये चीजें वेरिएशन कौन सी जलवायु में ज्यादा देखने को मिलता है, उपोष्ण जलवायु में ज्यादा देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल में। तो इसमें उसी प्रकार की क्या लगाते हैं, अलग अलग फसलें लगाते हैं, ठीक है। तो गर्मी, दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। इस तरह से जलवायु में कम कम वर्षा होती है, ठीक है। टेम्परेचर 25 से लेकर 30 व मानसून पीरियड में वायुमंडलीय आर्द्रता 100% के आसपास होती है। ये समुद्र तट से 900 से लेकर 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, क्योंकि हम क्या होते हैं, जो जगह होती है उसको समुद्र लेवल के हिसाब से मापते हैं, भाई समुद्र से कितनी दूरी है। ये डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा दूर रहेगा उतनी ही उसमें ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसमें मुख्य रूप से नींबू वर्गीय फल, फालसा, अंजीर, अमरूद, अनार, सब्जियां में मटर, सेम, कद्दू और कद्दू वर्गीय टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये उगाई जाती है जलवायु, क्योंकि ये सर्दियों की है तो सर्दियों में उगा लेते हैं, और जो गर्मियों की फसल है उसको गर्मियों में उगा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको किस में देखने को मिलती है, मुख्य रूप से इसमें देखने को। देश में बागवानी अव्वल क्षेत्र कौन कौन से है। बागवानी अव्वल क्षेत्र का मतलब है कौन से क्षेत्र है जो हॉर्टिकल्चर में आगे है, यानी कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन उनसे ज्यादा प्राप्त होता है। तो ये चीजें हैं। शीतोष्ण क्षेत्र, तो ये मुख्य रूप से हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश वाला, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक है, पालनी की पहाड़ियां, ये शीतोष्ण क्षेत्र में आती है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कम देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्तर पूर्वी उपोष्ण क्षेत्र, नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल, इसमें बिहार, झारखंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी कि ये जो इधर वाले रीजन है ना, जो हम सेवन सिस्टर बोलते हैं। सेवन सिस्टर कौन सी, जो इंडिया का इस तरफ का भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है इस तरफ का, ईस्ट वाला जो रीजन है ये किस में आएगा, इसमें नॉर्थ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल रीजन में, इसमें हमने नॉर्थ ईस्ट पढ़ा था, तो नॉर्थ ईस्टर्न में आ गए। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो राजस्थान वाला इलाका, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये किस में आएंगे, इस वाले रीजन में आएंगे। केंद्रीय यानी कि सेंटर वाले, सेंटर में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये बीच वाला भाग कुछ कुछ मात्रा में, ठीक है। दक्षिण उपोष्ण की बात करें तो नीचे दक्षिण में, यानी कि जहां पर जो नीचे वाली चीजें हैं, जो समुद्र तट का इलाका है उसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इसमें आएंगे। तटीय उष्ण क्षेत्र, यानी कि जो बिल्कुल तट के पास में कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज मतलब समुद्रों के बिल्कुल पास वाले, ये महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इसमें ये भाग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग भाग बांटे गए हैं। ये दोबारा से आ गया है शायद, वही चीजें हैं। तटीय उष्ण आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है, ये कुछ डेफिनेशंस बता रखी है जिनको आप अच्छे से पढ़ लेना। आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर की बात है, हवा में उपस्थित जो नमी है उसी को हम आर्द्रता बोलते हैं।
ठीक है। नॉर्मली हम देखते हैं गर्मियों के टाइम पे हवा बिल्कुल सूखी होती है, यानी कि जो गर्म हवा लगती है, हमें लू लगती है, वो बिल्कुल सूखी होती है, उसमें नमी नहीं होती है। लेकिन जब बरसात के सीजन की बात करते हैं तब हवा हमें ठंडी लगती है, क्योंकि उसमें पानी उपस्थित होता है, ठीक है, यानी कि नमी उपस्थित होती है। इसी चीज को हम बोलते हैं आर्द्रता। दूसरी है हवा। हवा में और वायु में क्या फर्क होता है? दो चीजें होती है, समझ लेते हैं। एक तो होती है वायु और एक होती है हवा। वायु हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर गति नहीं होती है। जैसे ये रूम है, तो रूम में कोई गति नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो एयर है उसको हम वायु बोलेंगे। यहाँ पर जो एयर है उसको क्या बोलेंगे? वायु। और जहां पर आंधियां चलती है या हवा तेज चलती है तब हम क्या बोलते हैं? उस गतिमान जो गैस है उसको हवा बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम कहते भी हाँ हवा चल रही है, ऐसा तो कभी नहीं कहते कि वायु चल रही है। सुना कभी कि वायु चल रही है? ठीक है। तो हवा उसको कहते हैं जिसमें गति होती है, और वायु उसको कहते हैं जो स्थिरता रहती है, जिसमें जैसे रूम के अंदर की जो वायु है उसको हम क्या बोलते हैं? वायु बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं। तेज हवा पौधों के लिए हानिकारक होती है। सूखी व नम दोनों तरह की हवाएं पौधों की वृद्धि व उपज को प्रभावित करती है। वर्षा किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो वर्षा क्या होती है? किसी भी फॉर्म में यदि पानी ऊपर से नीचे आता है तो उसको वर्षा बोलते हैं। वर्षा की मात्रा वितरण फसलों में वृद्धि विकास को मुख्य कारक है। सूर्य तप जो रेडिएशन है, वो यदि रेडिएशन सीधी पड़ती है और तीव्र पड़ती है तो वो पौधों के लिए हानिकारक होती है। रेडिएशन कम लाइट जो होती है वो पौधों के लिए ठीक होती है, तो ज्यादा लाइट भी नहीं पड़नी चाहिए। ऊर्जा प्राथमिक स्रोत होता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर प्रकाश संश्लेषण के निर्माण हेतु ऊर्जा आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो फोटोसिंथेटिक एनर्जी है वो जरूरी होती है। ये रीजन बताए गए हैं भाई, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर वाला रीजन कौन सा है, नॉर्थ वाला रीजन कौन सा है, इसमें कौन कौन सी, ये जोन में बांटे गए हैं इंडिया को अलग अलग जोन में, ठीक है। तो ये इतना जरूरी नहीं है, बाकी सारी चीजें जो हमने क्लाइमेट पढ़ी है वो जरूरी है। इसके साथ में जो हमने मुख्य रूप से जो सोइल देखी, यानी कि मिट्टी देखी, किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत है, वो चीजें आपको कवर करनी है, अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। आई होप आपको चीजें सारी समझ में आई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो, हम कमेंट पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।